हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जब तक चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, चैप्टर का नाम था मेरे भाई इकोसिस्टम, और कल हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपना खत्म किया था। यहाँ पे हमने इकोसिस्टम क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं एंड टाइप ऑफ द इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं, हमने ये टॉपिक खत्म किया। और हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा उसमें हमने बातें की है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड इन द इकोसिस्टम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इकोसिस्टम का और उन हर एक चीजों को समझने का काम करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इकोसिस्टम पर उन हर चीजों को कनेक्ट करेंगे। सर यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या है और कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कैसे इकोसिस्टम यहाँ पे मेंटेन रहता है, हम उनके एग्जांपल के थ्रू ये सब चीजें समझेंगे बेटा जी। इकोसिस्टम को समझने का एक बार एग्जांपल की बात करेंगे अपने अच्छा सा उठा के। यहाँ पे शुरू करें मेरे भाई, यहाँ पे जिसमें मैं सारी बातें कनेक्ट करूंगा, कंपोनेंट की, फंक्शन की, सब बात उसमें कनेक्ट होने वाली। तो चलिए मैं इकोसिस्टम ले लेता हूँ यहाँ पे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। कैसे लिया बेटा मैंने यहाँ पे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नए हैं मेरे भाई, क्लास में सुनेगा मेरे भाई। जब भी कोई इकोसिस्टम की बात होती है तो हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं। या तो कंपोनेंट क्या होगा बेटा जी, नॉन लिविंग होगा, तो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट होगा। या फिर गरीबाजी हम बात करेंगे वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बैठे होंगे तो वो क्या होगा बेटा जी आपका वहां पे बायोटिक कंपोनेंट होगा। जैसा कि आपने चैप्टर की शुरुआत में जब बोला था आप लोगों ने यहाँ पे कि इकोसिस्टम उस इंटरेक्टिव यूनिट का नाम है, इकोसिस्टम उस इंटरेक्टिव यूनिट का नाम है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है बेटा जी, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्टिव यूनिट का नाम क्या होता है बच्चा यहाँ पे आपका इकोसिस्टम। और आपने कहा ब्रॉडली हम इस पूरे अर्थ को दो इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज बेटा जी आपका यहाँ पे टेरेस्ट्रियल। तो मैं वहाँ एक्वेटिक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। अब जैसा आपने कहा कि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब हम उसके दो ही कंपोनेंट, एक तो है लिविंग वाला, एक कैसा है बेटा जी यहाँ पे नॉन लिविंग वाला। अब आपको अक्सर एक्वेटिक के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या क्या है, तो मैं सबसे पहला बार बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे सोलर एनर्जी इनपुट। मतलब क्या है कि वहां पे उस पानी के अंदर लाइट का पेनिट्रेशन कैसा है, लाइट कैसे आ रही है, लाइट का क्या सोर्स है, वो भी तो वहां पे एबायोटिक फैक्टर है। आप कहते हो सन से वहां पे क्या है, सोलर की लाइट आ रही है, तो मैं कहूंगा वो वहां पे एनर्जी दे रहा है। वहां पे जिस एनर्जी का आगे क्या होने वाला है बेटा जी आपका फ्लो होने वाला है। मैंने कहा पहला एबायोटिक क्या है बेटा जी यहाँ पे सोलर एनर्जी की इनपुट है। और जब एक्सेस ऑफ द सोलर एनर्जी आएगी तो मैं कहूंगा अफेक्ट करेगा किसको मेरे भाई, यहाँ पे आपके टेम्परेचर ही वहां पे क्या होता है आपका वाटर का अफेक्टेड होता है। इस जब बातें करेंगे हम समर की तो मैं कहूंगा ऊपर का वाटर बेटा जब आपका वार्म हो जाएगा, जबकि भैया जी आप अगर बातें करते हो विंटर की तो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर आप लोगों को हल्का सा एग्जांपल याद हो, आप लोग हमें रिवीजन कर रहे हो चैप्टर का, कौन से चैप्टर का बेटा जी आपका ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन का, वहां पे वर्ड पढ़ा था आप लोगों ने एस्टिवेशन। वहां पे एग्जांपल क्या आया था मेरे भाई, यहाँ पे फिश जो होती है वो ड्यूरिंग द समर जो ऊपर वाले सरफेस छोड़ के कहां चली जाती है, नीचे, क्योंकि ऊपर का पानी क्या हो जाता है बेटा जी आपका वार्म हो जाता है, जो वहां पे ना रह के कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। सही वर्ड बोला हमने। तो मैंने कहा वहां पे टेम्परेचर पे इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द सोलर एनर्जी। मैं कहूंगा इसका जो भी इनपुट होगा वो इस फैक्टर को भी क्या कर रहा है वहां पे अफेक्ट कर रहा है। सेकंड में आते हैं बेटा तीसरी बात देखें तो पानी के अंदर जब प्लांट अगर ग्रो कर रहे होंगे तो प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसका मतलब उस वाटर के अंदर डिसॉल्व न्यूट्रिएंट भी तो होंगे, हाँ कि ना। उस वाटर में क्या होंगे बेटा, जबकि डिसॉल्व न्यूट्रिएंट होंगे। तो मैं कहूंगा अगला फैक्टर बन जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे डिसॉल्व न्यूट्रिएंट विद इन द वाटर। ये भी कंपोनेंट है बेटा। जब सोचिएगा अगर किसी इकोसिस्टम में एक्सेस ऑफ द डिसॉल्व न्यूट्रिएंट होंगे तो डेफिनेटली वहां पे प्लांट का प्रोडक्शन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। बट अगर ये मानेगा वहां पे प्रॉपर टेम्परेचर है, लाइट भी बहुत अच्छी वाली, बट अगर सोचिएगा वहां पे डिसॉल्व न्यूट्रिएंट ही नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, तो क्या वहां पे प्लांट का प्रोडक्शन हाई रेट पे होगा, तो वहां पे डाइवर्सिटी भी कैसी होगी बेटा जबकि लो होगी। तो ये भी वन ऑफ द क्या है बेटा जब का यहाँ पे आपका एक एबायोटिक कंपोनेंट है उस पानी का। अरे हाँ कि ना साक्षी बेटा, समझ में आ रहा है ये वर्ड। हम चौथे वर्ड पे आते हैं बेटा जी अबाउट द सैलिनिटी। कि सर अगर वाटर है तो वाटर के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो इस बात पे भी अफेक्टेड होते हैं कि उसमें कितना सोल्ट डिसॉल्व फॉर्म में है। और सोल्ट के बेसिस हमने तीन तरह की बातें बोलते हो कि जो हमारा लैंड का वाटर होता है उसका कितना होता है बेटा जी, लेस देन 5।
आपको तो 30 से 35 होता है इन द सी वाटर और ओशन के अंदर मोर देन 100% तक सैलाइन कंडीशन है, पढ़ा है ना भाई। तो मैंने वही बोला कि सैलिनिटी ऑफ वाटर भी क्या करेगी बेटा जी यहाँ पे आपकी अफेक्टेड होने वाली है बेटा जी, यहाँ पे वो भी वहां की लाइफ को क्या करेगी बेटा जी आपका अफेक्ट करेगी, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो मैं ऐसे ब्रॉड कैटेगरी बना रहा हूँ कि भाई वहाँ पे कैसा लाइट का इनपुट है, कैसा वहाँ पे टेम्परेचर है, कितना वहाँ पे डिजोल्व न्यूट्रिएंट है, कैसे बेटा वहाँ पे आपका सैलिनिटी होगा। और अच्छी लाइन बोल दो बेटा जी यहाँ पे, एक और बना दे पॉइंट आपके लिए, डिजोल्व ऑक्सीजन। अब इस वर्ड को क्यों सब कनेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों ने जब पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल, तो आपने कहा था वहां पे उसकी वजह से वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में क्या हो गई थी आपकी, कम हो गई, तो उससे वहां की एक्वेटिक लाइफ क्या हो गई थी अफेक्ट। तो मैं कहूंगी ये कैसा कंपोनेंट है बेटा जी, लिविंग है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है उस इकोसिस्टम का? मैं एक नॉन लिविंग कंपोनेंट जिससे वहां की एक्वेटिक लाइफ क्या होने वाली बेटा जी आपकी अफेक्टेड होने वाली है, हाँ कि ना? ये सारे वहां पे क्या है बेटा जी, बायोटिक कंपोनेंट। अब आप बात करते हैं बॉटम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपने कहा सर वहां पे सबसे पहले बैठे हैं प्रोड्यूसर, क्या बैठे हैं वहां पे आपका प्रोड्यूसर। और मैं कहूंगा प्रोड्यूसर का जो भी प्रोडक्टिविटी है वो टोटली डिपेंड करती है बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। तो आप कहोगे सर प्रोड्यूसर क्या क्या हो सकते हैं वहां पे, तो मैं कहूं सबसे पहले वहां पे वर्ड आता है बेटा जी आपका फाइटोप्लैंक्टन। ये वर्ड कुछ याद आ रहा है? प्रोटिस्टा के अंदर आपने ऐसा वर्ड पढ़ा है मेरे भाई यहाँ पे। तो मैं कहूंगा बेटा जी फाइटोप्लैंक्टन में आ गया आपके डैशमिट्स डायनोफ्लेजेलेट्स इस वर्ड में आ जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। जो यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात होगी बेटा जी। आप कहोगे सर पानी के अंदर नो डाउट एल्गी भी तो क्या करती है, ग्रो कर रही है, वो भी तो क्या है बेटा जब फोटोसिंथेटिक है सर। उसके अंदर आइदर तो फ्लोटिंग प्लांट भी हमें दिखाई देंगे जिनके रूट जो है बेटा जो ऑब्सेंट हमें होमोफिलियली क्या कर रहे हैं अपने आप को फ्लोट कर रहे हैं सर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कैसे होते हैं वहां पे सबमर्ज्ड भी होते हैं। अगर वहां पे बहुत ही डीप ओशन नहीं है, वहां पे हम अगर छोटे साइज के लेक की बात करते हैं तो हम कहूंगा धरती के ऊपर सबमर्ज कंडीशन में भी क्या है बेटा जो प्लांट प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा मेरे भाई चौथी चीज हो जाएगी सबमर्ज प्लांट भी वहां पे बैठे होंगे, हाँ कि ना? एंड एक और बात आ जाती है सर यहाँ पे मार्जिनल प्लांट भी होंगे कि सर जो किनारा होता है किनारों के ऊपर भी तो क्या होते हैं आपके प्लांट होते हैं, किनारों पे भी क्या है बेटा जो यहाँ पे आपके प्लांट है। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे मार्जिनल प्लांट भी, यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे कैसे प्रोड्यूसर हो सकते हैं। या तो वहां पे कौन बैठा है बेटा जी आपका फाइटोप्लैंक्टन, या फिर कौन बैठा है एल्गी, या फिर कौन बैठा है फ्लोटिंग प्लांट्स, या फिर कौन है यहाँ पे सबमर्ज प्लांट भी है, या फिर मैं क्या कहूंगा मार्जिनल प्लांट। ये सब वहां पे टाइप ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर जो वहां पे ज्यादा होंगे उसके वहां पे अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स। अगर बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो तभी तो वहां पे आपके बाकी कंज्यूमर वहां पे डिपेंड हो पाएंगे बेटा जिन लोगों के ऊपर। तो मैंने कहा सेकंड कैटेगरी में आते हैं बेटा जो वो कौन है वहां पे आपके कंज्यूमर। अंकिता बेटा कौन है वहां पे आपके कंज्यूमर। तो आप एक बात को जानते हो फाइटोप्लैंक्टन में जो फीड करता है वो क्या बन गया बेटा जी आपका जूप्लैंक्टन। अरे बच्चा क्या बन गया, जिनमें आपके इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेंगे मेरे भाई यहाँ पे आपके बाकी कौन आ गया बेटा जहाँ पे सर इनके ऊपर जो फीड करती वो होती है स्मॉल साइज की फिश। क्या बेटी बेटा स्मॉल साइज की फिश। और मैं कहूंगा यहाँ पे आपकी लार्ज फिश भी है और मैं कहूंगा कुछ अदर भी यहाँ पे इंसेक्ट है, कुछ और भी बेटा जी यहाँ पे आपके एनिमल्स हैं जो बेटा जी यहाँ पे बैठे होंगे एज ए कंज्यूमर के तौर पे, हाँ कि ना? तीसरा वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज और भी बैठी होगी, वो क्या बैठी होगी बेटा जी हमको यहाँ पे डिकम्पोजर। क्या बैठे होंगे यहाँ पे डिकम्पोजर। सोचिएगा अब अगर ये वहां पे ज्यादा है तो बायोमास जब बन रहा है तो मैं कहूँ ये उनके ऊपर क्या कर रहे हैं फीड कर रहे हैं। और आपने कहा सर जब ये दोनों वहां पे डेथ हो जाएगी इनका जो रिमेनिंग्स होगा यहाँ पे वो डिकम्पोज भी तो वहां पे होने लग रहा होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे डिकम्पोजर के तौर पे क्या बैठे होंगे बेटा जी वहां पे बैक्टीरिया बैठे होंगे, फंगस बैठी होगी, या बाकी फ्लैजिलेट माइक्रोब्स वहां पे बैठे होंगे। तो मैं कहूंगा बेटा जी बैठे होंगे फ्लैजिलेटेड। और भी वहां बैठे होंगे, हाँ कि ना? ये मैंने समझाया कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे कैसे कंपोनेंट्स आपके बैठे हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना? अब आप कहोगे सर इकोसिस्टम में काम कैसे हो रहा है, हम उस काम को समझ के देखते हैं। इससे आपको पूरा इकोसिस्टम की डेफिनेशन दिमाग में सेट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं बेटा जी।
अब अगर मैं फंक्शन को समझाऊं तो कुछ इस तरह का समझाऊं बेटा जी कि सर ये सोलर की लाइट है, ये क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे सन है, और सन अगर है तो मैं कहूंगा यहां से क्या नहीं है बेटा जी आपके यहाँ पे सोलर रेडिएशन आने लग रही है। अरे हाँ कि ना, आपने कैसे यहाँ पे बैठे हैं प्रोड्यूसर, अब वो प्रोड्यूसर कौन कौन है मैंने आपको बता दिया बेटा जी, या तो वो कौन है फाइटोप्लैंक्टन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन बैठा है बेटा जी यहाँ पे आपका फाइटोप्लैंक्टन बैठा हुआ है, इसके ऊपर फीड करता है मेरे भाई यहाँ पे कौन आपका यहाँ पे जूप्लैंक्टन, कौन फीड करता है बेटा जी यहाँ पे जूप्लैंक्टन। तो आपने कहा सर ये क्या आ गया आपका यहाँ पे कंज्यूमर में आपने कहते हैं जूप्लैंक्टन, कौन आगे मेरे भाई जूप्लैंक्टन, आपने कहा सर इसके ऊपर फीड करती है स्मॉल फिश, और सर उस पर फीड करती है फिर आपके यहाँ पे लार्ज फिश। तो पहला वर्ड आपने कहा था सर कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं इकोसिस्टम, पहला फंक्शन क्या था बेटा जी, पहला फंक्शन क्या था इकोसिस्टम का प्रोडक्शन। तो देखो मेरे भाई सोलर लाइट को ट्रैप करके ये प्रोड्यूसर यहाँ पे ऑर्गेनिक बायोमास को क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पहला फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बेटा जी। सेकंड फंक्शन क्या था मेरे भाई यहाँ पे एनर्जी का फ्लो, तो आपको दिखाई दे रहा है एनर्जी का फ्लो कैसा है बेटा जी यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, कैसा है, ये लाइट ट्रैप की किसने प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर एनर्जी कहां गई जू में, जू से कहां गई स्मॉल फिश से कहां गई लार्ज फिश में, एनर्जी का फ्लो कैसा है मानसो यहाँ पे आपका यूनिक डायरेक्शनल। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन अल्टीमेट सोर्स है। अब अगले वर्ड में चलेगा, आपने कहा सर ये सब मर जाते हैं, ये सब इनकी हो गई डेथ, तो इनकी डेथ होने के बाद इन पे फीड कौन करेगा बेटा, जब डिकम्पोजर्स कौन फीड करेंगे, तो आपने कहा सर इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अरे हाँ या ना, तो देखो मेरे भाई ये पहला फंक्शन था, ये यहाँ पे सेकंड फंक्शन चल रहा है, ये यहाँ पे आपका थर्ड फंक्शन इस तरह से न्यूट्रिएंट अपने आपको वापस से क्या कर रहा है बेटा, जब रीसाइक्लिंग चलने लग रही है, डिफरेंट कंपाउंड्स चीजों का क्या हो रहा है बेटा, जब ट्रांसफर भी होने लग रहा है। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, कर क्यों रहा है, अरे हाँ कि ना, समझ नहीं बात है। पॉइंट पता क्या होता है, अब वो चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, बट एज ए बायो टीचर मैं इस बात पे बेट लगा सकता हूँ, अगर कोई उसके दिमाग को चेक कर सके तो उसका दिमाग क्लास में नहीं था। आपको ये लगता है कि आप लोग जो एक्टिविटी करते हैं ना एक्स्ट्रा, तो दिमाग कुछ भी काम बॉडी में अपने आप नहीं होता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। अगर कोई बंदा बैठे बैठे ये कर रहा है ना, उसका दिमाग वहां लगा हुआ है मेरे भाई, हाँ कि ना, डू यू थिंक मसल्स अपने आप मूव कर रही है ऐसे ऐसे, अरे अपने आप मूव कर रही है क्या मसल, आप पैर को हिला रहे हो बैठे बैठे, डोंट यू थिंक कि आपका ब्रेन का पार्ट वहां भी कंज्यूम होने लग रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर रखा है दिशा में, दिमाग का काम आपने बांट रखा है मेरे भाई, क्यों बांट रखा है मेरे भाई, ध्यान यहाँ लगाओ ना मेरे भाई, और उसे पता भी नहीं होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ है, कुछ सोचने लग रही है ना, ध्यान यहाँ पे है, बाकी ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर रखा है। क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ, बताना जरा एक बार, क्या पढ़ाएंगे मैंने, थोड़ा सा मास्किंग से करके बोल दो। ओके, सन एनर्जी प्रोड्यूस करती है, फंक्शन क्या क्या होते हैं मेरे इकोसिस्टम के, आपके हिसाब से पहला फंक्शन है प्रोडक्शन, फिर है कंज्यूमर और फिर है डिकम्पोजिशन, ये तीन फंक्शन आपके हिसाब से। तो फिर आने ना आने का फायदा क्या है इस क्लास में, है कभी का आने ना आने का फायदा क्या है क्लास में, स्कूल टाइम पास तो नहीं है ना मेरे भाई, अब तक आप इसमें टाइम पास तो कर रहे थे घर पे, ऑनलाइन क्लास में टाइम पास ही तो हुआ है। थोड़े कल के वीडियो देखे थे आपने, मैंने कितने वीडियो भेजे थे कल, क्या पढ़ाया हमने कल वीडियो में,
फिर आज आने का पर्पज भी क्या है मेरे भाई? सोच के देखो भाई, किसका नुकसान कर रहे हो आप लोग? अरे किसका नुकसान कर रहे हो? आपको क्या लगता है? आपके स्कूल का नुकसान हो रहा है, विपिन सर का नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है मेरे भाई? फिर पता है मानसू क्या होते हैं, ये लोग लाइनों में खड़े होते फिर सरकार को गालियां बकते हैं कि सरकार ने बेरोजगारी ला दी, ये ला दी, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, आप में एबिलिटी होनी चाहिए, वो तो डेवलप कभी हो ही नहीं पाएगी जिंदगी में कभी आपके अंदर। फिर बेरोजगार हो जाते फिर कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आज का यूथ ही ऐसा है, इसे पकड़ का चाहिए हर चीज। यहाँ पे नोट सर बना के दे दें हमें, सारी पढ़ा दें, सारी पढ़ लेंगे, हमारे जो पेपर सर देख के आगे सारा काम सारी कर देंगे। हम तो बस यहाँ ऐस करने के लिए पैदा हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता है। ये चैप्टर सिलेबस से कटा हुआ है ना, फॉर्मेलिटी पूरी कर सकता हूँ आराम से मेरे भाई, मैं तो यहाँ पे अरे हाँ या ना, और ना भी पढ़ाऊंगा तो भी क्या बड़ी बात, क्योंकि इस साल की बोर्ड में है ही नहीं, सरकार ने हटाया है सिलेबस को। ये इकोसिस्टम वर्ड में पिछले 2 दिन से समझा रहा हूँ, 2 दिन से ये चीज का मैं पढ़ा के गया हूँ। आज उस चीजों को और सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों की और अच्छा समझ में आए तो ही तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तभी तो चीज समझा रहा हूँ ना। वरना कुछ भी कल से मैंने कुछ अलग बताया है क्या? कल से कुछ मैंने ये सब चीज कल पढ़ाई थी मैंने शुरू की, कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होती है, सब चीज मैं कल पढ़ा चुका हूँ। आज बस उसे एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि चीज आपके दिमाग में और ज्यादा क्या हो सके। कोई समझते नहीं मेरे भाई, कब तक लाइफ ऐसी चलती रहेगी मेरे भाई, कब तक चलती रहेगी ऐसे? ट्रस्ट में एक कॉइन की 2 साइड है, लाइफ की 2 साइड है, एक तरफ आराम है, एक तरफ मुश्किल है। अब आप किस साइड को कब लेना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप अभी आराम चाहते हो तो आने वाले आगे के लाइफ में मुश्किलें बन जाएंगी, और अगर अब मुश्किलें झेल लोगे तो आने वाली लाइफ कंफर्ट हो जाएगी। पर आने दोनों फेज है लाइफ की, एक फेज किसी की लाइफ में नहीं है, किसी की भी लाइफ में एक फेज नहीं है। आपको ये लगता होगा उसकी लाइफ में एक फेज है, बट उसकी पूरी लाइफ को जान के देखो, उसकी लाइफ में भी 2 फेज रहे, 8 फेज भी रहे, तो अब कंफर्ट जोन भी आया है, दोनों फेज आए हैं। आपको अभी लगता है घर पे जाऊंगा, आराम से मोबाइल यूज कर रहा हूँ, इधर उधर की घूम रहा फिर रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, ये आपका कंफर्ट जोन है। आने वाले टाइम में भुगतोगे, अपने माँ बाप की तरफ जाके देखो, वो फेज आपका भी आना है। अपने मॉम डैड की तरफ जाकर देखो, वो फेज कभी आपको भी जीना है। आइदर एज ए हाउसवाइफ जीना, आइदर एज ए नॉर्मल अनएम्प्लॉयड की तरह आपको रहना है वहां पे, वो फिर स्ट्रगल को झेलना है, या फिर प्राइवेट जॉब करनी है, उस स्ट्रगल को झेलना है। आपको चीजें झेलनी पड़ेगी मेरे भाई, हर कुछ ना कुछ स्ट्रगल झेलोगे वहां पे, कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा आपको आगे, ट्रस्ट में आगे ये जोन नहीं मिलेगा आपको। इट्स बेटर कि अभी से थोड़ा सा तकलीफ उठा लो ताकि आगे आने वाला टाइम थोड़ा सेफ हो जाए। माँ बाप के भरोसे कब तक झेलोगे, कब तक? अमर है क्या बोलो? अरे अमर है क्या माँ बाप? कब तक कमा के देंगे आपको? उनकी एज है ना 50 या 60, उसके बाद क्या? खुद तो अर्न करना ही पड़ेगा ना, और अर्न करने के लिए आपको उसकी लाइफ को बनना पड़ेगा ना। एक मजदूर भी जब मजदूरी करता है तो उसे मजदूरी पहले सीखनी पड़ती है। कैसे नेचर के आदमी, दूध पीते बच्चे तो नहीं हो, पिताजी आप दूध पीते बच्चे हो तो आपको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। और ये तो कोई नहीं, जजमेंटल तो बहुत ज्यादा है, आप लोग जज तो बहुत जल्दी करते चीजों को, क्या सही क्या गलत वो तो आपकी खुद की सोच बोलता है क्या सही और क्या गलत। ये जो कर रहे वो सही है क्या कविता? फिर कर क्यों रहे अगर आपको पता है कि सही नहीं है? बैठ जाओ। हाँ जी, जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं, 4 फंक्शन यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं मेरे भाई। प्रोडक्शन भी हो रहा है, एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। चौथा है न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग, जो आपने कहा था थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा, वो क्या बनेगा बेटा? जब न्यूट्रिएंट की साइकिल वो भी चलने लग रहा है मेरे भाई। यहाँ पे इकोसिस्टम इस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है। जरा मेंटेन वर्ड को समझ के देखो। आप लोग रेवाड़ी की साइड में जाते हैं, किस साइड में जाते हैं?
रे बॉडी की साइड में। आपने कहा सर उस साइड में जब हम जाते थे किसी छोटा सा एक वो आता है आपका एक जोड़ सा आता है यहाँ आगे जाके, वहां पे आपको दिखाई देता होगा पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर एल्गी फैली हुई है, पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। मतलब आप लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी ने क्या किया, वहां पे न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट कर दिया। ह्यूमन एक्टिविटी ने आपने इकोसिस्टम की इंबैलेंस किया, और इकोसिस्टम इंबैलेंस हुआ तो क्या हुआ उस इफेक्ट को समझिएगा। वो इकोसिस्टम अपने आप को मेंटेन किए बैठा था, बट आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप लोग का मतलब ह्यूमन बीइंग उसमें इन्वॉल्व हो, उसने क्या किया वहां पे आपका न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट कर दिया। और जब न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हुआ तो क्या हुआ उससे, वहां पे जो प्रोड्यूसर की ग्रोथ है वो कैसी होगी, उसमें एक्सेस में होगी। प्रोड्यूसर जब ग्रोथ एक्सेस में तो क्या हुई, पूरे सरफेस के ऊपर आपकी एल्गी छा गई, जिसकी वजह से जो एबायोटिक फैक्टर था लाइट का पेनिट्रेशन वो नीचे की लाइफ में कैसा हो गया, कम हो गया। डिसॉल्व ऑक्सीजन नीचे कैसा हो गया, कम हो गया। अब ये जो कंज्यूमर्स थे उनको ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिला, ना उनको प्रॉपर बेटा जी वहां पे लाइट मिली, इनकी क्या हो गई बेटा जबकि डेथ हो गई। नाउ थिंक एक और चीज को बेटा जी, ये लगातार ग्रो होते जा रहे हैं, ये लगातार, और जो एक्सेस ऑफ द बायोमास बनने लग रहा है वो नीचे क्या हो रहा है बेटा जबकि सबस्ट्रेटम पे जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि वो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम वो लैंड में क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, लैंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका। हाँ कि ना, आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक वाटर बॉडी हुआ करती थी जो आप किससे बदल गई बेटा जी, यहाँ पे लैंड में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से ट्रांजिशन होता है, पूरी लाइफ ऐसे क्या होती है बेटा जी, यहाँ पे चेंज होती है। इस तरह का चेंज होना कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाता है कि विद द टाइम वहां के पूरी की पूरी स्पीशीज की कंपोजिशन क्या हो गई, आपकी चेंज होगी। आज तक वहां पे एक्वेटिक लाइफ थी, वहां पे कैसी हो गई, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ आ गई, वहां पे लाइफ ही वहां पे क्या हो गई बेटा जी, चेंज हो गई। हाँ कि ना, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, एजिंग ऑफ द लेक। क्या बोलते हैं इसे, कि अभी उसका बुढ़ापा आ गया और वो बुढ़ा होता जा रहा है, एक टाइम आएगा तो लेक ही वहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे हाँ या ना, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को क्या किया, इम्बैलेंस किया। हमने इम्बैलेंस करके हमने फैक्टर्स के अंदर गड़बड़ करवा दी, उसकी वजह से वही इकोसिस्टम खुद को रेगुलेट नहीं कर पाए मेरे भाई। हाँ कि ना, अगर ये इंडिपेंडेंट रहता तो वैसे खुद को क्या रखता, वहां पे मेंटेन रखता, हर चीज वहां पे प्रॉपर फ्लो में रहती, नंबर वहां बढ़ता रहता है, इक्विलिब्रियम चलता। बट हमने एकदम ड्रास्टिक चेंज करा के पूरे इकोसिस्टम को क्या करा दिया बेटा, वहां पे आपका इम्बैलेंस करवा दिया। चल समझ में आ रहा है आपके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल आपको दिख जाएगा आपके आसपास ही मेरे भाई। समझ में आ रही है मेरे भाई यहाँ बात। तो हम इस तरह से इकोसिस्टम को हम समझते हैं बेटा जी के एग्जांपल लेके कि एक्चुअली यहाँ पे इंटरेक्शन चलने लग रहा है और इकोसिस्टम खुद को मेंटेन करता है। अगर बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो आप अगर उसकी कंडीशन बदल दोगे तो उसका प्रभाव आपको उस पर दिखाई देने वाला है। ये चीज समझा रहा हूँ, आपने एबायोटिक फैक्टर वहां पे चेंज किया, न्यूट्रिएंट के एनरिचमेंट किया, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें क्या हो गई, वहां पे आपकी चेंज हो गई और वो लीड कर गया किसको मेरे वहां पे आपका यूट्रोफिकेशन को। किसको लीड कर गया, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एजिंग ऑफ लेक। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ, चलो लिखिएगा मेरे को हेडिंग डालो बेटा जी, एक्वेटिक इकोसिस्टम और ओरिजिनल बातें लिखा है तो लिखेगा बेटा जी। एक समय लिखो एबायोटिक कंपोनेंट, एक समय लिखो बेटा जी बायोटिक कंपोनेंट। टेबल के फॉर्म में बना लेना बेटा जी, ऐसे ही करो। एबायोटिक कंपोनेंट नीचे ऐसे एरो बना के लिख लो बेटा। सबसे पहले सोलर रेडिएशन इनपुट, दूसरा लिखना है बेटा जी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, थर्ड लिखना है बेटा जी सैलिनिटी ऑफ वाटर, चौथा लिखना है बेटा जी डिसॉल्व ऑक्सीजन, लास्ट लिख दो बेटा जी टेम्परेचर। अब देखो बेटा जी बायोटिक कंपोनेंट में पहला ऐसे एरो बना के लिखना, 3 एरो बना दो बेटा जी। प्रोड्यूसर टेबल के फॉर्म में बनाओ मेरे भाई। पहला लिखो प्रोड्यूसर, उसके अंदर लिखो पॉइंट बना के बेटा जी फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्री फ्लोटिंग
plant, someone's plant, and last लिख लो बेटा marginal plant. अगला लिखो बेटा कंज्यूमर, इसमें लिख सकते हैं बेटा जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तीसरा लिखो बेटा जी डिकम्पोजर, उसमें लिखेंगे मेरे भाई बैक्टीरिया, फंगस, फ्लैजेलेटेड माइक्रोब्स। अब इसी के अंदर बेटा जी प्रेशर ऑफ एनर्जी फ्लो का एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर दो इसको बेटा। अगर ये एग्जांपल मैंने आपको दिया तो आज आपके पास के गांव में जो एक एग्जांपल मैंने दिया उस एग्जांपल के बेसिस पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोसिस्टम इज डिपेंड अपॉन नहीं बहुत ही भाषा में अगर बात करें यहाँ पे न्यूट्रिएंट ठीक है आपने न्यूट्रिएंट वर्ड बोला स्पेस ऑक्यूपाई की वजह से ना स्पेस कम हो पाया क्योंकि एलबी ज्यादा स्पेस कम हो तो फिर फिजिकल कंपोनेंट में आ सकते हैं इसको जैसे डिवाइड ये बना लिया टेबल बेटा ऐसे बना लिया आप देखो बेटा चलो करो आप लिख सकते हैं स्टार बना के बेटा एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल and sun is the ultimate source of energy. इसी में चाहे तो आप थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल भी बता सकते हैं मुझे कि वो रूल यहाँ पे कैसे लागू हो रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल क्या कहता है? एनर्जी के नेवर नॉर भी क्या और रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है? क्या बेटा जो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है? गरिमा जी क्या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल यहाँ पे लग रहा है? क्योंकि सन क्या यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, वही आगे क्या और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो लिखिए क्या बेटा जी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट रूल that is energy can neither be created nor be destroyed. Applicable on every ecosystem. मैं आपसे पूछूं what happen if there is no constant supply of the sun? अगर यहाँ पे सोलर रेडिएशन की कांस्टेंट सप्लाई ना हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। मुझे थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में आंसर दीजिएगा, मुझे केमिस्ट्री की भाषा में आंसर चाहिए। क्या कहा मैंने? क्या कहते हैं सेकंड लॉ? एंट्रोपी बढ़ने का क्या मतलब है? रैंडमनेस बढ़ेगी। जरा सोचो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, देखो रे आपने क्या बेटा कि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? CO2 को वाटर के साथ में मिक्स करके ज्वाइंट करके में केमिकल बॉन्ड बनवा के और वो क्या बना रहे हैं बेटा जी? C6H12O6
यानी कि ग्लूकोज को बनाने का काम करते हैं। मतलब वो दो डिफरेंट स्मॉल चीजों को जोड़ के एक बड़े साइज की चीज को बनाने का काम कर रहे हैं। एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? रैंडमनेस बढ़ रही है कम हो रही है? रैंडमनेस कम हो रही है सर। तो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? आप यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो। इस एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन आपने इन्वॉल्व कर दिए, तो एंट्रोपी तो क्या हुई है बेटा, जबकि यहाँ पे डिक्रीज हुई है ना। और एंट्रोपी का रूल क्या कहता है? सबसे ज्यादा गैस। एंट्रोपी का रूल क्या कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होनी चाहिए? और ये रूल अगर नेचर में एप्लीकेबल है तो भैया जी आपने अगर यहाँ पे सन की रेडिएशन नीचे नहीं पहुंचाई तो क्या ये ऑर्गेनिक फूड अपने आप बन सकता है? तो जस्ट टू काउंटर एक्ट अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स देयर इज ए नीड ऑफ द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द सोलर रेडिएशन। हाँ या ना? मैंने क्या बोला, दोबारा वर्ड को सुनना। सेकंड रूल ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये CO2 वाटर अपने आप मिले और वैसे क्या बन जाए, ग्लूकोज बन जाए। क्या ये रिएक्शन अपने आप हो सकता है? इस रिएक्शन को होने के लिए आप कहते हो नीड एनर्जी, और एनर्जी कौन दे रहा है आपको? यहाँ पे सन दे रहा है ना। और अगर वो एनर्जी आना बंद हो गया तो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बंद हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो मैं सिंपल सी बात बोलूं, जस्ट टू काउंटर एक्ट, जस्ट टू अगेंस्ट दी second law of the thermodynamics, there is a need of the constant supply of the solar radiation to make the ecosystem stable। हाँ कि ना? अब उसका दूसरी सरल भाषा में समझ सकते हैं। ये तो थी केमिस्ट्री की भाषा में बातें, अब आसान भाषा में बातें करें। भाई फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और अगर सनलाइट ना होगी तो फोटोसिंथेसिस ना होकर ये अगर ना होगा तो खाना ही नहीं बनेगा, खाना ही नहीं बनेगा मेरे भाई यहाँ पे, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा मेरे भाई। हाँ कि ना? बट हमें बात किसके साथ करनी है बेटा, जब काउंटरैक्ट करना है किससे? यहाँ पे सेकंड रूल के साथ में। तो पेपर में आ जाए तो आपको स्टेटमेंट समझ जाओगे मेरे भाई। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सोलर रेडिएशन, तो आप उसे साइंस की लैंग्वेज में आंसर देना है मेरे भाई, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो मेरे भाई। अरे एग्री करते हो तो लिखो मेरे भाई पॉइंट। देयर इज नीड ऑफ द कांस्टेंट सप्लाई, नीड ऑफ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सोलर रेडिएशन टू काउंटरएक्ट against second law of thermodynamics। for the stability of the ecosystem। यहां तक की बात क्लियर होगी मेरे भाई। अब एक और तरीके में आता हूं मेरे भाई। मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड characteristic of ecosystem depend upon अभी आप लोगों ने देखो इकोसिस्टम को पढ़ा है। ये चीजें तभी समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपका दिमाग घूमेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने हैं और आपको सिस्टमेटिक वे में आंसर देने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि यहाँ हर इकोसिस्टम में एक इंटरेक्शन हो रहा है किसका, ये बायोटिक का, और वो उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, वही उसके फीचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। आप उसके उस इंटरेक्शन को अगर डिस्टर्ब कर दोगे अपनी एक्टिविटी से तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे वाटर बॉडी मेंटेन थी, बट
बट आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट कर दिया, आपने एक एबायोटिक फैक्टर के साथ में छेड़छाड़ कर दी, उसकी वजह से वहां पे प्रोड्यूसर का नंबर क्या हो गया, एक्सेस में ग्रोथ कर गया, जिसकी वजह से वहां पे लाइट का एक्सचेंज बंद हो गया, ऑक्सीजन नीचे डिसॉल्व होना बंद हो गया, जिसकी वजह से वहां पे अंदर कंडीशन में एनऑक्सी हो गए, वहां के एक्वेटिक लाइफ क्या हो गया, अफेक्टेड होगी। आपने एक्चुअली क्या किया, उस पूरे इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन चल रहा था, उस इंटरेक्शन को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। हाँ कि ना चंचल, आपने उस इंटरेक्शन को क्या किया, जिसकी वजह से उस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ही क्या हो गया बेटा जी, आपका बदल के रह गया। वो अभी तक स्टेबल था, वो कैसा हो गया आपका, अनस्टेबल हो गया। वहां पे जो डिफरेंट काइंड की स्पीशीज थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा जी, आपकी यहाँ पे चेंज हो गई। आपने कहते सर वहां पे अभी तक एक अच्छी खासी वाटर बॉडी थी, अब उसका स्ट्रक्चर भी बदल गया, इवन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी क्या हो गए, वहां पे चेंज हो गए। हाँ कि ना, मेरे पॉइंट को समझो मेरे भाई। किसी भी चीज की बात आपने 11th क्लास में भी कही है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, किसी भी चीज का इस बात की प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो किन चीजों से मिलके बना है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है। अरे हाँ है ना, हमेशा चीजों की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द किनके इंटरेक्शन पे, जिन चीजों से वो मिलके बना है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा चल रहा है, वो वहां की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, वो वहां की कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, वो वहां के फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। आप केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हो, आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, किसी का टेट्राहेड्रल है, किसी का कैसा है, देखा जाए तो एक कंपाउंड सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है कि सर ये कंपाउंड कार्बन से बना, ऑक्सीजन से बना, हाइड्रोजन से बना है, बट उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग अलग है। कोई कैसा शेप बनाता है, कोई कैसा शेप बनाता है। क्यों मेरे भाई, उन एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो भैया वहां पे केमिकल बॉन्ड बनने, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, वो अलग अलग तरीके से हो रही है मेरे भाई यहाँ पे। तो उनके स्ट्रक्चर भी तो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उनकी प्रॉपर्टी भी तो क्या होती है, चेंज होती है। हाँ कि ना, अरे हाँ या ना। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टी इस बात में डिपेंड करती है कि उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बड़ा कॉमन से एग्जांपल देख के क्लास में समझाया है, हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव इन द नेचर है, हाइड्रोजन कैसा है, एक्सप्लोसिव इन द नेचर है। ऑक्सीजन भी कैसा है, कंबशन कोज करता है, आग को लगाता है, सही ना बोले। पर जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O। इसका नेचर कैसा है, ये आपको बुझाता है। अरे हाँ या ना, आपने कहा सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम एक्सप्लोसिव इन द नेचर, ऑक्सीजन। अगर इस बात पर डिपेंड करनी होती ना प्रॉपर्टी कि वो किन चीज से मिलके बना है, तो इसे भी कैसा होना चाहिए था नेचर मेरे भाई, यहाँ पे एक्सप्लोसिव होना चाहिए था, इसे भी आग को लगाना चाहिए था। ये बोलते जी हाँ कि ना, पानी को आग लगानी चाहिए थी अगर वो इस बात पे डिपेंड करता कि वो किन चीजों से मिलके बना है। एग्री करते हो बात से? बट ये आपको क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो इंटरेक्शन होता है वो डिसाइड करता है इसकी प्रॉपर्टी को। समझ में आ रही है मेरी बात? वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो किन बातों पे डिपेंड करती है। तो आपका आंसर होना चाहिए डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में कैसा वहां पे इंटरेक्शन चल रहा है, वो डिसाइड करेगा वहां की प्रॉपर्टी को, वहां के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर को, वहां के फिजिकल स्ट्रक्चर को। एग्री विद मी? जल्दी से लिखो मेरे भाई, ये पॉइंट जल्दी से लिखो मेरे भाई, जल्दी से। आसान सा चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर है मेरे भाई इकोसिस्टम। अगर समझ के देखोगे उसे महसूस करके देखोगे, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखोगे अपने आसपास, तो बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के मेरे भाई। ये लाइन लिखा है, लिखो डिपेंड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। हाँ जी मेरे बच्चे, अगले वर्ड पे आते हैं। कोई पूछे आपसे
स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम। हम कैसे डिसाइड करेंगे, तभी कहेंगे हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, वहां पे डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल कैसे कैसे हैं, उसके बेसिस पे क्या डिसाइड होगी वहां के स्पीसीज की कंपोजिशन। तो लिखिए एक लाइन बेटा दिया, आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेशन। Of different plant and animal species of an ecosystem give its species composition, give its species composition। मतलब सिंपल सोचो ना, आपने कहा था इस इकोसिस्टम की स्पीसीज की रिचनेस ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि सर वहां पे डिफरेंट काइंड के आपके प्लांट और एनिमल की स्पीसीज, वो आपको कैसे पता लगा, आपने वहां पे उनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि वो अलग अलग हैं, और उनका आपने नंबर भी क्या किया, कैलकुलेट किया, जिसके बेसिस पे क्या किया, ये इकोसिस्टम जो है ये रिच इन द बायोडाइवर्सिटी है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, यहाँ पे हाईली रिच है, हाईली डाइवर्स है, और इसकी कैसी सिंपल। तो वही लाइन हमने लिखी है मेरे भाई। अब एक वर्ड आता है सर, अगर कोई इकोसिस्टम हाईली डाइवर्स है तो एक बात सोचने वाली है, हम प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में सोच के देखते हैं, सर ये एरिया तो लिमिटेड है, ये एरिया कैसा है, यहाँ पे लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड जगह में कितने प्लांट, कितने भैया जी यहाँ पे प्रोड्यूसर ग्रो हो पाएंगे, यहाँ पे तो भैया जी बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो चीजें कैसे अपने आप को अरेंज करें इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए, चीजें कैसे अपने आप को अरेंज करें इकोसिस्टम को स्टेबल करें। तो मैं कहूंगा हर इकोसिस्टम एक नई फिनोमिना लगता है, उस फिनोमिना का नाम क्या है बेटा जी, स्टार्टिफिकेशन। हर एक इकोसिस्टम में एक फिनोमिना लगती है, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, स्टार्टिफिकेशन। क्या कहती है फिनोमिना, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, दिखाते हैं फिर आपका एग्जांपल। आपने कहा सर यहाँ पे एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, मैंने कहा ट्री है, पहले तो क्या है, बड़े बड़े ट्री है, तो आपने कहा सर सबसे पहले ट्री है ये, जिनकी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और वो ऐसे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। सर ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि ये ग्रो होंगे इन द हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में, ग्रो होंगे इन द, बट इनके नीचे में दिखाई देते हैं कि छोटे साइज के सर्प इनके नीचे क्या हो जाते हैं बेटा जी, आपके यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, इनके नीचे क्या ग्रो होते हैं, सर्प। आपने कहा सर्प के नीचे सर ग्रो हो जाते हैं, क्या मेरे भाई आपके हर्ब्स ग्रो हो जाते हैं। सर उसके नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या ग्रो हो रही है बेटा जी, आपके यहाँ पे ग्रासेस ग्रो हो रही है। कैसे ग्रो हो रही है, ग्रासेस। तो मैंने कहा भाई अगर मैं कहानी को समझ के देखूं, एक ही एरिया में नंबर ऑफ प्लांट को आने के लिए उसने देखो कैसा अरेंजमेंट किया है। सबसे ऊंचाई पे कौन गया, ट्री, उसके नीचे कौन खड़ा हो गया, सर, उसके नीचे कौन खड़ा हो गया, हर, उसके नीचे कौन आ गया, ग्रास। तो मैं कहूंगा लिमिटेड एरिया में ही डिफरेंट टाइप के प्लांट क्या हो गए आपके यहाँ पे, ग्रो हो गए, हाँ कि ना। अगर सोचो स्ट्राटिफिकेशन ना होता और सब के सब कहते हम तो एक ही लेवल पे खड़े होंगे, तो कितने समा पाते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे रिचनेस बढ़ पाती, अरे क्या रिचनेस बढ़ पाती। जाके देखो अपने आसपास, आपको दिखाई देता है कि नहीं देता, ये पेड़ ग्रो हो रहा है, उसके नीचे आपको दिखाई देगा कोई छोटी घास है, छोटे पेड़ ग्रो हो जाते हैं मेरे भाई। अरे होता है नहीं होता है, वो क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा जी आपका यहाँ पे, स्ट्राटिफिकेशन। अभी आपने कहा सर अगर सोचिएगा तो इकोसिस्टम हाईली डाइवर्स है, उसमें रिचनेस क्या होती ज्यादा है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझता हूं, ये अगर सारे के सारे प्लांट की एक ही हाइट होती, तो ये सब के सब अगर एक ही स्पेस को ऑक्युपाई करते, तो इनमें स्ट्रगल क्या हो जाता बेटा जी, बढ़ जाता, इनमें कंपटीशन क्या होता, आपस में इंक्रीज हो जाता, तो क्या ये रिचनेस यहाँ मेंटेन रह पाती। इन्होंने देखो अपने आप में क्या किया, इन्होंने रिसोर्सेज का पार्टीशन कर लिया, इन्होंने अपने स्पेस का क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। आपने पढ़ा है एल्गी के बारे में, सर ग्रीन एल्गी अपर सरफेस पे है, तो उसके नीचे कौन है, ब्राउन एल्गी, उसके नीचे कौन है, रेड एल्गी।
वो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? कि हम एक ही वाटर बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप की एल्गी ग्रो हो रही है। ऊपर कौन ग्रो हो रही है? फिर मतलब एक लिमिटेड एरिया में एल्गी का नंबर ज्यादा ग्रो हो पाया। सोचो अगर सब के सब कहती है हम तो भैया जी पानी के ऊपर ही ग्रो होंगे, तो एक ही ग्रो हो पाती ना। वहां पे बायोमास प्रोडक्शन भी तो कैसा होता है फिर आपका लिमिटेड होता है। वो अगर लिमिटेड तो वहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या अपने आप को मेंटेन कर पाती? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरे भाई क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन? तो कोई कहे एक्सप्लेन द स्ट्रैटिफिकेशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो आप एग्जांपल ले लेना एल्गी का, इसका। और अगर कोई कहे भैया जी लैंड में बताओ, तो आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा जिस तरह से आप यहाँ पे ट्री के साथ ले सकते हो। लिखिएगा मेरे भाई स्ट्रैटिफिकेशन। डेफिनेशन लिखिएगा बेटा जी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, vertical distribution of different species occupying different level, vertical distribution of different species occupying different level in an ecosystem is called stratification. आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं मेरे भाई। आप एक्वेटिक का भी लिख सकते हैं। अपर जोन में ग्रीन है, फिर रेड, ब्राउन है, फिर रेड है। हो गया 47 बैटरी से चल गया। हाँ जी मेरे भैया पढ़ेंगे ना लोग। पहले फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में अफ्रीका जी। प्रोडक्शन पहले हेडिंग डालो बेटा जी, प्रोडक्शन। पूछूं बेटा जी व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड प्रोडक्शन? तो मैं सिंपल सी भाषा बोलूं, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय द ग्रीन प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, हाँ या ना? लिखो डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ organic material, the process of production of organic material or biomass per unit area in a given time period by plant through photosynthesis. अब कोई पूछे आपसे यहाँ पे हिमांशु बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? डेफिनेशन को बताओ, फिर वही मुझे इसका यूनिट बताओ क्या लिखे बेटा। अगर बात करें मैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैं बात करूंगा यहाँ पे उसके अमाउंट के बारे में बात करूंगा मेरे भाई कितना अमाउंट हो रहा है, तो मैं कहूंगा आप ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस। मैं बोलूं बेटा जी यहाँ पे द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो वो भैया जी या तो कहीं ना कहीं उसका मेजरमेंट होगा भैया जी, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ग्राम पर मीटर स्क्वायर।
क्योंकि पर आपने क्या कहा पर यूनिट एरिया का है ना आप लोगों ने। ऐसे ही आपका मन कह सर तो एनर्जी के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वेट को लिया ग्राम में, आपका मन करता है किलोग्राम में, तो आप उसे क्या लोगे मेरे भाई किलोग्राम में बातें करोगे यहाँ पे। बट ये क्या है बेटा जब यूनिट ऑफ द मेजरमेंट है आके ना तो लिखिएगा बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोमास। अब पेपर के अंदर एक छोटा सा वर्ड चेंज हो जाता है। वर्ड क्या आ जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे प्रोडक्शन ना आपकी बात हो जाती है बेटा जी, एक नए वर्ड का वर्ड बन जाता है बेटा जी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। वर्ड क्या बन जाता है तो ये क्या है तो मैं कहूंगा यहाँ पे तो था अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, यही ना बोला। यहाँ होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर ईयर। हम किसकी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे रेट वर्ड लगा दे तो क्या बन जाएगा प्रोडक्टिविटी। तो लिखिएगा बेटा प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर ईयर। अब यहाँ पे दो वर्ड आ जाते हैं। क्या पहले एक वर्ड की बात करें इसकी यूनिट क्या होगी दीपेश, इसकी यूनिट क्या लिखेगी दीपेश, इसकी यूनिट क्या लिखेगी भाई। अभी आपने कहा सर हमारी यूनिट थी ग्राम पर मीटर स्क्वायर और मैंने कहा जब पर ईयर वर्ड लगा दे तो क्या लगा दो बेटा जी यहाँ पे ईयर भी हो गया। अरे हाँ या ना लिख दो यूनिट मेरे भाई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अरे यही तो बोला था अभी आपने। नहीं आएगी चलो मेरे भाई ऐसे करो। ओके बेटा जी आपकी बुक एनसीईआरटी दिखाती है ऐसे तो उसको समझ जाना मेरे भाई। तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। वो जी से क्या बोल रहा है एम से क्या बोल रहा है मीटर स्क्वायर और ये क्या बोल रहा है ईयर से। दोनों ओब्लिक में है तो ऊपर आके क्या बनेंगे नेगेटिव में आगे मेरे भाई। अरे ठीक है ऐसे प्रोडक्शन के लिए कहता है वो आपको यहाँ पे तो भी दिक्कत नहीं मेरे भाई। वो ऐसा कह दे किलो कैलोरी तो मेरे भाई देख लेना वो क्या लिखता है वो समझ जाने मेरे भाई। समझ में आगे ना बात को कैसे लिखना है मेरे भाई। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। अब नेचर की प्रोडक्टिविटी कैसी कैसी होती है तो मेरा आंसर होगा नेचर में ये प्रोडक्टिविटी जो होती है इकोसिस्टम में दो प्रकार की होती है। एक को बेटा जब बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा जी और एक को बेटा जी हम बोलते हैं यहाँ पे आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दो तरह की प्रोडक्टिविटी। इस बात को हम कैसे डिफाइन करते हैं आपने देखा सबसे पहले हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और नेचर में ऑर्गेनिक फूड बनके तैयार होता है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन मैंने क्या बोला रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द ग्रीन प्लांट वो तो क्या है बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हमने प्लांट के ऊपर किया फीड। मैंने प्लांट चावल खाया 1 किलो तो क्या 1 किलो चावल मेरी बॉडी में जाके जमा हो गया क्या उसको डाइजेस्ट करने में मैंने चीजें लगाई होंगी। मैं कहूंगा मेरी बॉडी में क्या किया होगा उस प्लांट की फॉर्म को एनिमल की फॉर्म में क्या किया होगा कन्वर्जन किया होगा। तो मैं कहूंगा जो बायोमास एक कंज्यूमर ने बनाया वो बायोमास क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा बेटा जी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स इज नोन एज प्राइमरी and the rate of biomass production by the consumers is known as हाँ कि ना लिखो तो जल्दी से सब लो बैटरी का चल ले प्रॉब्लम नहीं है ना बैटरी सही है
हाँ जी मेरे भाई, समझ में आएगी क्या बोला हमने यहाँ पे? प्राइमरी प्रोडक्ट तो लिखिएगा बेटा जी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स, उसमें लिखो बेटा जी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द कंज्यूमर। अब भैया जी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी दो टाइप कर देते हैं। मैंने बोला जीपीपी और मैंने बोला एनपीपी। क्या बोला मैंने? जीपीपी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे आपका ग्रॉस प्राइमरी, यहाँ क्या बोला मैंने? बात होती है ग्रोस कितना बायोमास बनाया प्लांट्स के द्वारा, टोटल कितना बायोमास बनाया, वो तो क्या उसका ग्रोस प्रोडक्शन है। जैसे हम ये समझे एक दुकानदार ने पूरे दिन में 1000 रुपए की सेल की है, तो आज की उसकी सेल कितनी हुई? 1000 रुपए की हुई, बट क्या उसका प्रॉफिट 1000 रुपए का है? उस 1000 का माल जो लेके आया उसको बेचने के लिए भी तो उसने क्या लगाया बेटा? उसने यहाँ पे आपका एनर्जी लगाई होगी ना, तो मैं उस एनर्जी को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर नेट फायदा आएगा। वो समझ के देखो, ग्रीन प्लांट नो डाउट मेरे भाई खाना बनाते हैं, बट उस खाने को बनाने के लिए अपनी एनर्जी भी तो क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे आपका कंज्यूम करते हैं। वो उसके लिए स्पेशल टाइप के बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं, क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे आपकी चीजें बना के तैयार हो रही है मेरे भाई, वहां भी तो एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। आप अपने ऊपर जाके देखो एक बार के लिए, आपने खाना खाया, आपने चावल खाए, क्या चावल के अंदर जो भी एनर्जी है आपको मिल गई क्या? उस चावल को आपने डाइजेस्ट करने में क्या लगाई? एनर्जी लगाई। फिर आपने उसको एब्जॉर्ब करने में क्या लगाई? एनर्जी लगाई। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन और फिर सेल में जाके वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अगर जमा होता है तो उसमें भी आपने क्या लगाई? और अच्छी बात करते हैं, आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पहले एनर्जी लगानी पड़ती है और फिर बाद में एनर्जी वो देता है। अरे हाँ या ना? तो मैं वैसी बात यहाँ पे समझा रहा हूँ मेरे भाई कि आपने ग्रोथ उसमें जो एनर्जी कंटेंट की बात करें कि कितना उसने टोटल बायोमास बनाया एनुअली, वो जो टोटल एनुअली बना रहा है वो तो क्या है बेटा जी? यहाँ पे उसका ग्रोस प्रोडक्शन है, बट उसको बनाने के लिए उसने एनर्जी का खर्च भी तो कर दिया। तो मैं कहूँगा कितना वो प्रोडक्शन है जो अगले कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा उसमें जो रेस्पिरेशन लॉस कर दो उसको मैं क्या कर दूं बेटा जी? माइनस कर दूंगा। जो उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे नेट है। तो कोई पूछे आपसे कंज्यूमर्स के लिए कौन सा फूड अप्लाई, कौन सा फूड अवेलेबल है, ये वाला कि ये वाला? कंज्यूमर के लिए कौन सा अवेलेबल है बेटा जी? नेट वाला। क्योंकि ये तो उसने बनाया था, उसको बनाने में उसने क्या लगाई है? एनर्जी। तो उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट कौन सा हुआ है? अरे हाँ या ना? तो मैं इसके लिए एक सिंपल सी बात बोलूं, एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस में रेस्पिरेशन का लॉस अगर मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा जी? आपका यहाँ पे एनपीपी बन जाएगा। तो लिखिए बेटा जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, rate of production, rate of production of organic matter during the photosynthesis. अगला लिखो बेटा एनपीपी, small, क्या बोलूँगी, considerable amount of GPP, एक considerable amount of GPP is utilized by the plant in the respiration and the net final biomass that accumulates within the producer is NPP.
फॉर्मूला लिखना है बेटा एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस में आर, और आर है बेटा मेरा एक्सप्रेशन का लॉस। बना हाँ जी बना होगा। आपको पूछे आपसे एनुअली इस बायोस्फीयर पे एनुअली कितना बायोस्फीयर पे अर्थ के ऊपर कितना बायोमास एनुअली प्रोड्यूस होता है, हम डाटा की बात करेंगे। डाटा किसकी बात करें बेटा जी, यहाँ पे एनपीपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं बेटा जी, यहाँ पे एनपीपी कितना एनुअली प्रोड्यूस होता है, तो उसका डाटा है बेटा जी 170 बिलियन टन। तो लिखेंगे बेटा द एनपीपी ऑफ द अर्थ इज 170 बिलियन टन एनुअली। अब एक पॉइंट आता है दिमाग में, सर अर्थ को अगर हम डिवाइड करके देखें तो दो इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो एक कैसा है बेटा जी, यहाँ पे आपका एक्वेटिक है, तो सर ज्यादा कहाँ होता है कम कहाँ होता है, तो मैं कहूंगा इस 170 बिलियन में से बेटा जी आपका 55 बिलियन टन तो होता है बेटा जी एक्वेटिक इकोसिस्टम, और बचा कितना मेरे भाई यहाँ पे 115, वो जो बिलियन टन है बेटा जी वो पैदा होता है लैंड पे। तो लिख लीजिए बेटा जी आउट ऑफ द 170 बिलियन 55 बिलियन टन प्रोड्यूस इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम and remaining 115 billion ton on land and remaining 115 billion ton on the land। अब एक दिमाग में पॉइंट आया हमारे में, या आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि सर हम अगर एक्वेटिक की बात करते हैं 30% एरिया नहीं 70% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर एंड ओनली 30% क्या है बेटा यहाँ पे अर्थ वाला एरिया लैंड में है भैया जी, यहाँ पे मतलब यहाँ एरिया कम है ओनली 30%, अगर फिर भी प्रोडक्शन कैसा है बेटा बहुत ही ज्यादा है, और जबकि वाटर ने एक्वेटिक इकोसिस्टम में करीबन 70% एरिया कवर कर रखा है धरती का, बट फिर भी प्रोडक्शन क्या उसका बहुत ही कम है। क्यों मेरे भाई? तो मतलब कुल मिला के रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किसी फैक्टर्स पे क्या करता है बेटा जी यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, अरे हाँ या ना? तो लिखिए हेडिंग डालेंगे बेटा फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला बेटा प्लांट स्पीसीज inhabiting present in a ecosystem of Earth। जरा सोचिएगा मेरे भाई, आपने कहा सर एक्वेटिक की बात करते हैं वहां पे कैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, एल्गी ग्रो हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो हो रहे हैं, छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उनमें आप सोच के देखो कितना नंबर ऑफ द मैं अगर एक्वेटिक प्लांट एंजियोस्पर्म की बात करूं मैं कहूं उनमें कितने भैया लीफ प्रेजेंट है। यहाँ हमारे एक पीपल का पेड़ उसमें कितने सारे क्या है बेटा जब लीफ है, उस लीफ में बहुत सारी क्या है बेटा जबकि सेल्स हैं, और एक सेल में क्या है बेटा जबकि क्लोरोप्लास्ट है। सोचो मेरे भाई उसमें कितना अमाउंट ऑफ द प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ द खाना बनने लग रहा होगा, जबकि मेरे भाई एक एल्गी कितना खाना बना पाएगा, उसकी बॉडी का साइज ही कैसा बहुत ही छोटा है, उसमें कितना क्लोरोफिल होगा, कितना क्लोरोप्लास्ट होगा, कितना बायोमास बना पाएगा, जितना कि भैया जी आपका एक पेड़ धरती बना पाएगा, कितना वो बना पाएगा। तो मैं कहूँगा किसी इकोसिस्टम में जहाँ पे आपके लार्ज साइज के प्लांट होंगे जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वहाँ पे बायोमास भी तो कैसा होगा आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जहाँ पे प्लांट स्पीसीज ऐसी होंगी जिनका साइज बहुत ही छोटा होगा जो ज्यादा लाइट के एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे भाई क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन भी क्या होगा आपका कम होगा। सेकेंड की बात करता हूँ बेटा जी यहाँ पे आपका सोलर रेडिएशन। अब सोचो ऊपर वाले हिस्से में पूरे में एलगी छा गई, पूरे में क्या छा गई, तो नीचे जो प्लांट है उनको बेसिक कभी लाइट मिल पाएगी,
फिर आप कहते हैं सर उसके नीचे ब्राउन एल्गी है, बट उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी वो तो नहीं जो ग्रीन एल्गी वाले के पास रहेगी, उसको लाइट कैसी मिलेगी? ज्यादा, तो खाना भी कैसा बनाएगी? ज्यादा। अरे हाँ या ना? थर्ड फैक्टर आता है मेरे भाई यहाँ पे आपका डिसॉल्व न्यूट्रिएंट। जरा सोच के देखो, एक ओशन के अंदर एक फिश मर गई, या जो प्लांट, चलो फिश मारो मत किसी को, आप बातें करो सर जो भी यहाँ पे आपके प्लांट है वो बायोमास बनाने लग रहे हैं, उनका बायोमास बन के खा रहे, नीचे बेटा जी आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, नीचे क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। जब वो नीचे एक्यूमुलेट हो गया, नीचे उनको माइक्रोब्स ने जब बेटा जी आपका यहाँ पे फीड ऑन किया, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो सारा न्यूट्रिएंट कहाँ गया बेटा जी? यहाँ पे आपका अर्थ में चला गया। उसने कंज्यूम कहां से किया था मेरे भाई? यहाँ पे आपका डिसॉल्व फॉर्म में वाटर से, और उसका मैक्सिमम पार्ट कहां से लगा बेटा जी आपका? यहाँ पे अर्थ में। जो मिनरल्स वाटर में आपके डिसॉल्व वाले होंगे वही तो पानी में डिसॉल्व होंगे बेटा जी यहाँ पे। तो मतलब न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग जितनी अच्छी बेटा जी धरती में चलती है, जितनी अच्छी यहाँ पे अर्थ पे चलती है, लैंड पे चलती है, ऐसी वहां तो नहीं चल पाती ना मेरे भाई। वहां पे आधे न्यूट्रिएंट का क्या हो जाता है बेटा जी? वहां पे आपका लॉस हो जाता है, अर्थ में जाके क्या हो जाते हैं बेटा जी आपके? यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। मैंने बोला वहां पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट क्या होते हैं अर्थ में जाके आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग क्या होती है वहां पे कम हो पाती है। धीरे धीरे तो वाटर बॉडी जो होती है न्यूट्रिएंट को लेके क्या हो जाती है बेटा जबकि यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाती है, और अगर डेफिशिएंट हो जाएगी तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे? अफेक्टेड हो जाएगी। और एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे जो भी आपके ओशंस होते हैं दे आर हाईली डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन में क्या होते हैं बेटा जबकि यहाँ पे डेफिशिएंट, और आपको पता है नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और अगर उसमें डेफिशिएंट हो गया तो क्या उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी प्लांट की? वहां तो मैं कहूंगा इतना डिसॉल्व न्यूट्रिएंट है ये भी अफेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? चौथा बेटा जी यहाँ पे आपका टेम्परेचर, या तो मेरे भाई यहाँ पे टेम्परेचर वहां पे क्या करेगा आपका? अफेक्ट करेगा वहां पे आपका। और पांचवा मेरे भाई यहाँ फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। क्या ये कोई मुझे समझा सकता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फोटो एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। C3 प्लांट मोर एफिशिएंट है, C4 प्लांट मोर एफिशिएंट है? C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट। और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट प्लांट कौन है? मोस्ट एफिशिएंट प्लांट शुगर केन। कौन है मेरे भाई? सबसे ज्यादा दुनिया में मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो कौन है मेरे भाई? आपका शुगर केन है मेरे भाई। तो आप सोचिएगा किसी इकोसिस्टम में C3 प्लांट ग्रो कर रहे हैं और किसी इकोसिस्टम में C4 प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो बायोमास प्रोडक्शन कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे C4। तो मैं कहूँ ये सारे वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको बेटा जी? यहाँ पे आपके रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को जो अफेक्ट करते हैं यहाँ पे होती है किसको? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को। अरे हाँ या ना? तो लिखो मेरे भाई पहला, क्या लिख लिया? पांचों पॉइंट लिखो मेरे भाई, पांचों पॉइंट। ये पांचों पॉइंट लिखेगा मेरे भाई।